हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 26 है और इससे पहले हम 25 क्लास से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में पढ़ेंगे 30 अगस्त 2022 के शिफ्ट 2 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला मेडिकल कॉलेज किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला मेडिकल कॉलेज ये किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था या स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1835 में। और इसे मेडिकल कॉलेज बंगाल, देखिए, इसे मेडिकल कॉलेज बंगाल के नाम से स्थापित किया था। बाद में इसका नाम बदलकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के नाम से जाने जाने लगी था। ओके, फिर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो यह गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यह गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक और इसने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसने कई सुधार किए थे, जिसमें शिक्षा, शैक्षिक सुधार, सरकारी सेवा सुधार। ठीक है, और कई सुधार किए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। फिर बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस यह भारत का गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके, फिर बात करें लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो यह गवर्नर जनरल रहा भारत का। और यह 1905 से 1910 तक भारत का वायसराय रहा। ठीक है, वायसराय रहा 1905 से 1910 तक। और इसके शासनकाल में इसके कार्यकाल के समय 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी इसके कार्यकाल में। ओके, फिर बात करें हम लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन यह भारत के वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ये भारत के वायसराय थे और इनके कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था। ये कब? 1905 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी से धुआंधार झरना निकलता है? तो इनमें से किस नदी से धुआंधार झरना निकलता है? तो यह निकलता है नर्मदा नदी से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी से धुआंधार झरना निकलता है, जो कि कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकलती है? तो यह है कृष्णा नदी, जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक घाटे के बराबर है? तो इनमें से कौन प्राथमिक घाटे के बराबर है? तो इसमें है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, यह प्राथमिक घाटे के बराबर है। ओके, नेक्स्ट है,
पाचन के दौरान भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में डैश होते हैं, ये डैश बनाने के लिए टूट जाते हैं। तो पाचन के दौरान भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू, ब्रेड, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है और ग्लूकोज बनाने के लिए टूट जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें और ग्लूकोज बनाने के लिए टूट जाते हैं। नेक्स्ट है, पौधे में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इनमें पौधे में श्वसन के संबंध में गलत कथन, पहला है पौधे रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो यह कथन तो सही है। फिर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, तो यह भी सही है। फिर है दिन के समय वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, तो यह कथन गलत है। फिर है कोशिकाएं बड़े अंतरकोशीय स्थानों के कारण वायु के संपर्क में रहती है, तो ये भी सही है। तो गलत इसमें से कथन है ऑप्शन सी कि दिन के समय वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ओके, नेक्स्ट है, एक क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं उसकी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक निर्देशित होती हैं, तो ये तो ठीक सही है। फिर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर मौजूद होती हैं, तो ये गलत है। तो इसमें से सही कथन है ऑप्शन ए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल ए। यह एक क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कथन इसका सही है कि क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्रीय रेखाएं उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक निर्देशित होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल ए। नेक्स्ट है, धोने का सोडा प्रकृति में डैश है। तो धोने का सोडा यह प्रकृति में क्षारीय होते हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला है अखिल भारतीय सेवाएं, तो यह सत्य है कथन। फिर है मजबूत केंद्र, तो यह भी कथन सत्य है। फिर संविधान में कोई लचीलापन नहीं है, तो यह कथन गलत है। और प्रतिनिधि की समानता नहीं, तो यह भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये कथन असत्य है कि संविधान में कोई लचीलापन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो ये है 73वां संशोधन। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर रहती है। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्थिर रहती है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 तक अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए सीखो और कमाओ योजना के तहत प्रशिक्षकों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो जुलाई 2020 तक अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए सीखो और कमाओ योजना के तहत प्रशिक्षकों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो इसकी आयु सीमा होनी चाहिए 14 से 45 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 से 45 वर्ष। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय क्षेत्र योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर और भीख मांगने में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। तो फरवरी 2022 में कौन सी ये केंद्रीय क्षेत्र योजना का उद्देश्य है कि ट्रांसजेंडर और भीख मांगने में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। तो ये है स्माइल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्माइल केंद्रीय क्षेत्र योजना। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सभी जैव निम्नीकरण पदार्थों को शामिल करता है। तो इनमें से कौन सा समूह है जो सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को शामिल करता है। तो ये है घास, लकड़ी और संतरे के छिलके। राइट आंसर है ऑप्शन डी, घास, लकड़ी, संतरे के छिलके का समूह सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को शामिल करता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है। तो इनमें से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कौन सा है। पहला है
पीने के पानी की आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए इसका यूज़ होता है, तो ये तो सही है। फिर है क्लोरोफ्लोरोफार्म के निर्माण के लिए, तो इसमें भी यूज़ होता है। फिर है ऊन की सुकड़न रोधी बनाने के लिए, तो इसमें भी उपयोग होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ये तीनों ही ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग हैं। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निवारक निरोध का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निवारक निरोध का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 22 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 22। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? तो भारत ने 2 रजत पदक जीते थे। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट है, यौन प्रजनन करने वाले जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र संख्या कैसे बनी रहती है? तो यौन प्रजनन करने वाले जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र संख्या कैसे बनी रहती है? तो यह बनी रहती है गैमीट निर्माण के दौरान गुणसूत्रों का आधा होना। राइट आंसर ऑप्शन ई, गैमीट निर्माण के दौरान गुणसूत्रों का आधा होना। नेक्स्ट है, सुमित अंतिल को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2022 पुरस्कार मिला? तो सुमित अंतिल को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2022 पुरस्कार मिला? तो यह मिला था खेल में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खेल। नेक्स्ट है, 2022 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2022 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि थे जेयर बोल्सनारो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेयर बोल्सनारो। ये भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे 2020 में। ओके, नेक्स्ट है, एथेनॉल का एथेनोइक एसिड में रूपांतरण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? तो एथेनॉल का एथेनोइक एसिड में रूपांतरण यह किसके द्वारा उत्प्रेरित करता है? तो ये होता है क्षारीय KMnO4 और अम्लीय K2Cr2O7। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सतत विकास का मुख्य महत्व क्या है? तो इसमें से सतत विकास का मुख्य महत्व क्या है? तो सतत विकास का मुख्य महत्व है भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने ई गवर्नेंस में लागू होने वाली उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए टेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया। उस कार्यक्रम का विषय क्या था? तो इस कार्यक्रम का विषय था सरकार के डिजिटलीकरण के लिए अगली पीढ़ी की कौशल प्रौद्योगिकाएं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये उस कार्यक्रम का विषय था। ओके, नेक्स्ट है, अधिकांश कशेरुकी समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इनमें से एक समूह अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से समूह की पहचान करें। तो अधिकांश कशेरुकी समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है और इनमें से एक समूह अपवाद है और इनमें से समूह की पहचान, तो ये है मीन राशि। ठीक है, समूह मीन राशि। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम या योजना ने बच्चों के लिए भारत की पहली आभासी विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की, जो देश भर के वैज्ञानिक से छात्रों को जोड़ती है? तो इनमें से किस कार्यक्रम या योजना ने बच्चों के लिए भारत की पहली आभासी विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की, जो देश भर के वैज्ञानिकों से छात्रों को जोड़ती है? तो ये है CSIR जिज्ञासा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, CSIR जिज्ञासा। नेक्स्ट है, घोंगे जैसे जानवरों में वह अपना लिंग बदल सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो घोंगे जैसे जानवरों जो अपना लिंग बदल सकते हैं, तो इसका अर्थ है लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म का प्रमुख दार्शनिक स्कूल है? तो इनमें से कौन सा हिंदू धर्म का प्रमुख दार्शनिक स्कूल है? तो ये है वैशेषिक।
राइट आंसर है ऑप्शन ए वैशेषिक। ये हिंदू धर्म का प्रमुख दार्शनिक स्कूल है। नेक्स्ट है गलत कथन की पहचान करें। तो पहला है बाष्पोत्सर्जन वह तंत्र है जिसके द्वारा पौधा अतिरिक्त पानी को बाहर निकालता है। तो यह तो सही है। फिर है प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। तो ये भी सही है। फिर है पौधे के कई अपशिष्ट उत्पाद केंद्रक में संग्रहित होते हैं। तो यह गलत कथन है। ओके। फिर है गोंद पौधों का एक उत्सर्जन उत्पाद है। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इनमें से गलत कथन है पौधों के कई अपशिष्ट उत्पाद केंद्रक में संग्रहित होते हैं। ओके। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए कचरा से धन सृजन कार्यक्रम किस संस्था ने शुरू किया। तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए कचरा से धन सृजन कार्यक्रम ये संस्था किस संस्था ने शुरू किया है। तो ये किया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने संस्था ने शुरू किया है। ठीक है, कचरे से धन सृजन कार्यक्रम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह में सभी हाइड्रोकार्बन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो इनमें से किस समूह में सभी हाइड्रोकार्बन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो ये है CH4, C2H6 और C3H6। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है घ्राणग्राही डैश की अनुभूति में सहायता करता है। तो घ्राणग्राही यह गंध की अनुभूति में सहायता करता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नमकीन पानी में पनपने वाले कठोर झाड़ियाँ और पेड़ जो समुद्री तटों के साथ इंटरटाइडल जोन की अस्थिर ऊर्जाओं में जीवित रहने के लिए विशिष्ट अनुकूलन रखते हैं वनों की विशेषता है। तो नमकीन पानी में पनपने वाले कठोर झाड़ियाँ और पेड़ जो समुद्री तटों के साथ इंटरटाइडल जोन की अस्थिर ऊर्जाओं में जीवित रहने के लिए विशिष्ट अनुकूल रखते हैं। तो उन वनों की विशेषता है मैनग्रोव वन। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैनग्रोव। नेक्स्ट है 2004 में केंद्र सरकार द्वारा किस द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो 2004 में केंद्र सरकार द्वारा किस द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो यह दिया गया था तमिल भाषा को। राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिल। नेक्स्ट है भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना यह शुरू की गई थी 1961 में और यह 1966 तक चली थी। ओके। नेक्स्ट है जब एक अम्ल को एक क्षार के साथ अभिक्रिया करने दिया जाता है जिससे लवण और जल बनता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जब एक अम्ल को एक क्षार के साथ अभिक्रिया करने दिया जाता है जिससे लवण और जल बनता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है डोवे-राइनर के त्रिकों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो डोवे-राइनर के त्रिकों का मुख्य उद्देश्य, तो त्रिकों का मुख्य उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था वह तत्वों के 3 से अधिक त्रिक नहीं बना सकें। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।